ओके नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो 9th से लेके 12th के बच्चों की जो है फिजिक्स की क्लासेस होती हैं। और आज हम फिर से जो है नई वीडियो के साथ आ गए हैं और अब हमारे पास जो चल रही है प्लेलिस्ट वो है हम क्लास 12 की फिजिक्स जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस देखें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। और जहां पर हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 12 का कूलम्स लॉ डिस्कस किया था और हमें पता किया था कि कूलम्स लॉ जो है वो फोर्स की वैल्यू देता है। दो चार्जेस के बीच में वाला लगने वाला फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, उसका हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट देता है। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, कूलम्स लॉ के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सिंपल सिंपल से हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बात बताना जरूरी है और कूलम्स लॉ को ही आगे करते हुए सबसे पहले एक छोटी सी बात करते हैं। देखो, पिछली बार जो मैंने बताया वो था कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हों, Q1 और Q2, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो क्या, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हो, सिस्टम ऑफ चार्ज हो, बहुत सारे चार्ज हो, 3, 4, 5, 10, 100, फिर क्या होगा? फिर फिर वहां पर टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, कैसे सभी चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन होगा? दैट इज द क्वेश्चन। सो एग्जांपल मान लीजिए, मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं 3 चार्जेस की, सबसे सिंपल वाला केस। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है। सारे में फिलहाल पॉजिटिव ही मान रहा हूं, नेगेटिव हो सकते हैं बट ठीक है। ये 3 पॉइंट चार्जेस मान लीजिए। तो यहां पर कैसे कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे? सो भाई सिंपल सी बात है, आपको बस एक लाइन में याद रखना है, कोई रट्टा नहीं मारना है। सिंपल, ये इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये प्रिंसिपल सिंपल इतनी सी बात बताता है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, मतलब दो से ज्यादा चार्जेस अगर हो, तो किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस किसी भी चार्ज पे अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो बाकी सब चार्जेस जो उस पे फोर्स लगाएंगे उनका सबका वेक्टर सम करो। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मुझे Q1 पे लगने वाला फोर्स निकालना है। भाई Q1 चार्ज यहां पर है तो मुझे निकालना है कि इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो यहां पर Q1 पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Q1 पे Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। सो भाई Q1 और Q2 ये है तो दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा, तो Q2 इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये हो गया F। किस पे लग रहा है? 1 पे। किसकी वजह से? 2 की वजह से। और सिमिलरली फिर हम लगाएंगे Q1 पे लगने वाला फोर्स Q3 की वजह से। Q3 पे इस पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, रिपल्शन होगा यहाँ पर भी। और ये फोर्स होगा F1 पे लगने वाला 3 की वजह से। तो टोटल फोर्स इस पे कितने हो गए? 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 हो गए। तो इस पे टोटल फोर्स कितना होगा? इन दोनों का वेक्टर सम। इन दोनों का फोर्स वेक्टर होता है तो सीधा नंबर्स की तरह ऐड नहीं करेंगे, इनको वेक्टोरिकली ऐड करेंगे पैरेललोग्राम लॉ से या पॉलीगन लॉ से अगर ज्यादा हो गए तो। ठीक, तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि भाई किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स बाकी सब चार्जेस की वजह से किसके बराबर होता है? सबका वेक्टर सम कर दो। और दूसरी बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई इस चार्ज पे देखो, जब ये चार्ज है यहां पर, मान लीजिए पहले यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करके बताता हूं। मान लीजिए पहले ये Q1 चार्ज यहां पर मैंने बना दिया Q1 चार्ज, और यहां पर ये Q2 चार्ज, ठीक है। तो पहले ये दो ही थे, इन दोनों के बीच में यही वाला फोर्स लग रहा था F12, इस पे F12 फोर्स लग रहा था। अब ये आ गया बाद में Q3 चार्ज। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि इस Q3 के आने की वजह से इन दोनों का जो फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वो बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने बहुत सारे चार्जेस ले दिए, ये तो मैंने 3 ले लिए ना, मतलब Q1 ले लिया, Q2, Q3, Q4,
बहुत सारे Q1, बहुत सारे चार्जेस, और बीच में एक चार्ज ले लिया ऐसे ही जो Q0। मैंने इस Q0 पे लगाना है, Q0 पे निकालना है फोर्स। तो मैं सभी चार्जेस की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स निकालूंगा पहले कूलम्स लॉ से। पहले Q1 की वजह से निकालूंगा भाई Q0 पे कितना लग रहा है, फिर Q2 की वजह से, फिर Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, Q5, Q1 की वजह से, फिर सबको वेक्टोरिकली क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी चार्ज पे लगने वाला, आप किसी भी चार्ज पे निकालो, अगर आपको Q2 पे निकालना है तो Q2 पे लगने वाला बाकी सब चार्जेस की वजह से निकालो और उनको वेक्टोरिकली ऐड कर दो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि एक चार्ज, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्टिव फोर्स, जो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, वो किसी तीसरे और बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि भाई ये पहले अगर ये खाली दो ही चार्ज होते Q0 और Q2 तो पहले ये चार्ज नहीं होते, बाद में ये चार्ज आए तो इनकी इंटरेक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नो, इनमें उतना ही इंटरेक्शन रहेगा। हाँ, इस पे नेट फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि बाकी चार्जेस भी इस पे फोर्स लगाएंगे, बट इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो वैसा ही रहेगा। मतलब एक दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन तीसरे और बाकी चार्जेस की प्रेजेंस से उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने यहां पे कुछ लाए हैं, बड़े आसान से होंगे, सिंपल से होंगे, आपको कुछ नहीं करना है भाई। दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस, देखो दोनों सेम के हैं, 2.0 इन 10 की पावर -8 कूलम। दो चार्जेस हैं, दोनों का वैल्यू जो है 2.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलम है। ठीक है, वो मान लीजिए दो कुछ चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे दिया है और इनको हमने बांध रखा है, इस टाई किया हुआ है विद स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है। ठीक है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग क्यों? क्योंकि अगर इंसुलेटिंग नहीं होगा तो चार्जेस जो है वो दूसरे में क्या हो जाए, मर्ज हो जाएंगे, मतलब चार्ज जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं ना कंडक्टर में से। तो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, इंसुलेटर। भाई एक चार्ज यहां पर है, बीच में एक चार्ज यहां पर है, तो एक स्ट्रिंग से बांधे हुए हैं, दोनों का 2.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलम है, इसका भी इसका भी। तो ये वाला थ्रेड बीच में क्या है, इंसुलेटिंग है। और मान लीजिए कि बिल्कुल मासलेस है, स्मूथ मान लीजिए, है ना। हमें निकालना है कि जब ये चार्जेस इस तरह से स्ट्रिंग में होंगे और इनका स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 1 मीटर। कितना लेंथ है, 1 मीटर। बताओ जी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो भाई टेंशन उतना ही होगा जितना इन दोनों के बीच का रिपल्शन हुआ, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हम रिपल्शन निकालेंगे सिंपल। तो रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए भाई फ्री स्पेस में है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो बड़ा आसान है भाई, दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9। इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू डाल दिया मैंने यहां पर, इंटू Q1 आपका आ गया 2.0 इंटू 10 की पावर -8। दूसरा भी यही है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर इज 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। ठीक है भाई, लगाओ इसको मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना बस। दिस इज, ये जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है और क्या। दिस इज 4 इंटू 10 की पावर एडम 16 -16। तो भाई 9 चौके 36, दैट इज 36 इंटू 16 में से 9 गया तो भाई कितना होता है, -7, 10 की पावर -7। ठीक, तो अगर मैं क्या कर सका हूं, अगर एक पॉइंट लगाएंगे इसको 3.6 बन जाएगा, 3.6। तो यहाँ पर एक और जो है बड़े, यहाँ पर हमने बढ़ा दिया तो कम कर दिया, 10 की पावर जो है वो -6 हो जाएगा और क्या। और फोर्स है तो न्यूटन, ये आएगा आंसर। सिंपल है भाई, इतना होगा टेंशन आपके थ्रेड में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है। बोलता है दो चार्जेस हैं, दोनों प्लस क्यू चार्जेस हैं। ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों प्लस क्यू हैं, किसी आर डिस्टेंस पे है। बोलता है अगर हम क्या करें, क्यू डबल कर दें,
ये भी क्यू डबल कर दें, दोनों क्यूज को क्या कर दें, डबल कर दें, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, उसको क्या कर दें, हाफ कर दें, नहीं उसको भी डबल कर दें, सॉरी उसको भी क्या कर दें, डबल कर दें। बताओ फोर्स में क्या चेंज होगा, वो हमें बताना है। बड़ा सिंपल सा है भाई। पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिख लीजिए। मान लीजिए जब ये हमने डबल नहीं किए थे, डिस्टेंस आर था, तब फोर्स कितना था, तब था फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1, सॉरी Q1 Q2 नहीं है, Q into Q, दैट इज Q का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा ना तब फोर्स। दिस इज द ओरिजिनल फोर्स। अब हम क्या करते हैं भाई, Q चेंज हो जाता है किसमें, 2Q में, और R किस में चेंज हो जाता है भाई, 2R में। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर, दैट इज 2Q, 2Q का स्क्वायर अपॉन R किस में चेंज हो जाएगा, 2R का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, फिर से सेम ही आ जाएगा, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो भाई फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आया, सेम फोर्स आ गया। अगर ये F डैश था तो F डैश किसके बराबर आ गया, F के बराबर। ऐसा क्यों, अरे भाई आपने दो चार्जेस दो टाइम्स बढ़ा दिए तो 4 टाइम फोर्स बढ़ गई, लेकिन साथ में आपने डिस्टेंस को भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो 4 टाइम कम भी हो गई, तो 4 टाइम बढ़ गई 4 टाइम कम हो गई, नेट इफेक्ट इज 0। ये तो सिंपल सा था, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 4 चार्जेस हैं, इस तरह से हैं, एक स्क्वायर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ये -2Q चार्ज है, ये +2Q चार्ज है, ठीक है। इस तरह से हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं। इस पॉइंट का नाम ए रख सकते हो, इसका नाम बी रख सकते हो, इसका नाम सी, इसका नाम डी, आप चाहे तो इनको ज्वाइन भी कर सकते हो स्क्वायर की फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। अब इनके डायगोनल्स भी बना ही दो, इस तरह से है। सेंटर में एक चार्ज है, कुछ भी रख सकते हो, उसको कैपिटल क्यू रख लो। तो हमसे पूछा गया है, ये सी ए बी सी, ये डी था, सॉरी, हमसे पूछा गया है भाई इस तरह से अरेंजमेंट है, फिगर दिख रहा है आपको, इस तरह से चार्जेस का अरेंजमेंट है। सेंटर में रखा हुआ कोई चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सेंटर में रखा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में रखा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेंटर में क्यू जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं, सॉरी, सेंटर में अगर कोई चार्ज होगा क्यू, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, बताओ उसका फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ऑप्शंस हैं ए, ऑप्शन है ए तो आप लिखेंगे अलोंग, सॉरी अलोंग डायगोनल ए बी, मतलब डायगोनल ए बी के अलोंग, सॉरी डायगोनल ए बी नहीं ए सी, डायगोनल ए सी के अलोंग होगा डायरेक्शन। बी ऑप्शन है डायगोनल अलोंग डायगोनल क्या हो गया, डायगोनल डायगोनल, दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी। भाई एसी के अलोंग होगा, बीडी के अलोंग होगा, सी ऑप्शन लिख लीजिए 0 होगा, डी ऑप्शन लिख लीजिए परपेंडिकुलर टू एडी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। भाई कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने की उतना बहुत ज्यादा जरूरत आपको है नहीं, इसको देख के ही आप बता सकते हैं। कोशिश करें पहले खुद करने की, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज योर अलोंग डायगोनल बीडी। ऐसा क्यों, देखो मैंने आपको यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना, आपने भाई ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए ना, हमने इस चार्ज पे लगाना है, तो हम इस चार्ज पे देखेंगे कि इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स कैसे कैसे किस तरह से लग रहा है। कोई भी चार्ज का मान लीजिए, मैं पॉजिटिव मान लो नेगेटिव मान लो, एक ही बात है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज माना, पहले मैंने पॉजिटिव चार्ज माना, प्लस चार्ज, तो जब भी यहां पर प्लस चार्ज होगा तो पहले इस चार्ज की वजह से रिपल्शन का डायरेक्शन इस तरफ होगा और इस चार्ज की वजह से रिपल्शन इस तरफ होगा, और ये दोनों चार्जेस बराबर हैं क्यू क्यू, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा 0। जितना ये इसको इधर पुश करेगा उतना ही ये चार्ज इधर पुश करेगा, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगी, तो इस डायगोनल की तरफ पे तो कोई नेट फोर्स नहीं होगा। अब बात करते हैं इस डायगोनल पे।
तो जब चार्ज पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव माना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ धकेलेगा, पुश करेगा, और ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो ये भी इसको इस तरफ अपनी तरफ खींचेगा। तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, इसी तरफ, बी की तरफ, इस बी डी डायगोनल, डी से बी की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर बीच में चार्ज नेगेटिव हो तो नेगेटिव चार्ज के केस में ये वाला चार्ज इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये वाला चार्ज इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव होगा तो इस डायगोनल के इस तरफ फोर्स होगा, नेगेटिव होगा तो इस डायगोनल के ऊपर की तरफ फोर्स होगा, लेकिन रहेगा इसी डायगोनल के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, क्योंकि ये वाला डायगोनल में इक्वल और सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आपको यहां पर जो है वो क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। चलिए जी, सो ये थे कुछ 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने आज आपके लिए लाए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आगे क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाएंगे। कॉलम्स लॉ के ज्यादातर क्वेश्चन कम आएंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।